एक सामान्य आदमी से सीधे एकदम आईएएस ऑफिसर अगर आप बन जाते हैं, तो फिर आप अपने पर्सनल लेवल पर किस-किस तरह के बदलाव महसूस करते हैं? आप इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, जिसके ऊपर हम प्राइड फ़ील करते हैं, जिसके लिए दुनिया हमारा एग्ज़ाम्पल देती है, ये चीज़ें भारत दर्शन के माध्यम से हमें ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि आदमी हम एक ही हैं, हुँ, अलग-अलग पार्ट्स में रह रहे हैं, अलग लैंग्वेज है, हमसे अलग कोई लोग है, तो ऐसा नहीं है वो खराब है। हुँ। थोड़ा चेंज है, पर है वो भी अपने आप में एक वैसे ही उसी लेवल की कल्चर है, जैसे कि हमारी कल्चर है। इतनी गहराई में चले गए थे आप? स्कूबा डाइविंग में जैसे मैंने कभी मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है, तो मुझे थोड़ा-सा फ़ियर था कि मैं कैसे कर पाऊँगा। पर वो मेरा मिसकॉन्सेप्शन था, मतलब स्कूबा डाइविंग में स्विमिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लगभग 70-80 फीट की वो डेप्थ थी जहाँ पर हम गए। उस समय जाके देखा कि मतलब लाइफ़ केवल ज़मीन पर नहीं है, हुँ, लाइफ़ वाटर के नीचे भी है। हुँ। वो पढ़ा पहले था, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो था वो यूनिक था। काफ़ी सारे जो हमारे फाइटर प्लेन्स थे, वो भी हमने नज़दीक से देखे कि किस तरह के होते हैं। उनके बारे में जाना कि किस तरह वो काम करते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए पायलट ट्रेनिंग वगैरह कैसे होती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, एक लड़की ऐसी जिसने अपनी मनपसंद से शादी कर लेती है। जब मनपसंद से शादी कर लेती है तो उसको धीरे-धीरे जैसे वक़्त आगे बढ़ रहा था, वैसे-वैसे एक-एक बच्चे भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं। 4 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जहाँ उसने 4 बच्चों को पाया, इसी बीच में उसने अपनी माता और पिता को खो दिया था। जिस लड़के से वो प्यार करती, जिससे उसने शादी की, उसकी अचानक ही एक दिन मौत हो जाती है और उसकी ज़िंदगी में फिर दुःख भरे दिन शुरू हो जाते हैं। ऐसे दुखों के दिन शुरू होते हैं कि अब घर पर कोई उसके पास कोई आसरा नहीं है और जहाँ उसकी शादी होती है, ससुराल वाले उसको इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उसने मनपसंद से शादी की थी और जो उसका पति है वो मर चुका है। अब वो महिला एक ऐसे ही सरकारी ज़मीन में तिरपाल बनाकर अपना रहना-सहना शुरू कर देती है। अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़ार रही थी और वो सर्दियों के दिन शुरू हो जाते हैं। अचानक ही उस महिला पर नज़र पड़ जाती है एक पत्रकार की। पत्रकार उसको देखता है, देखने के बाद बड़ा आश्चर्य महसूस कर रहा था क्योंकि सर्दियों के दिन चल रहे थे और 4 बच्चों की पढ़ाई-लिखाई जब उसने उस अंदर से उसको जाना, तब पता चलता है कि इस महिला पर और भी भविष्य में बहुत सारे दुखों के पहाड़ टूटने वाले हैं। तभी उस पत्रकार ने एक आईएएस ऑफिसर से संपर्क किया और उस महिला की पूरी कहानी सुनाई। जैसे ही उस आईएएस ऑफिसर ने पूरी कहानी सुनी, उसके बाद फिर जो भी दुखों के पहाड़ उस महिला पर टूटने वाले थे, उन सबको रोक दिया गया और साथ ही उसकी अपनी एक पहचान भी कराई क्योंकि उसके पास ना कोई आधार कार्ड था, ना ही उसके पास कोई पहचान पत्र था, ना ही उसके पास कोई मूल निवास था और ना ही उसको कोई विधवा पेंशन मिल रही थी और ना ही उसके पास घर था, ना ही उसके बच्चे कभी स्कूल जा रहे थे। और ये सब हुआ एक आईएएस ऑफिसर के प्रयासों की वजह से। क्या है ये पूरी कहानी और ये कहानी को बनाने वाले, इसे बेहतरीन करने वाले जो आईएएस ऑफिसर हैं, नाम है उनका पवन कुमार। पवन कुमार साल 2024 में 16 अप्रैल की वो तारीख थी, इसलिए भी मशहूर हो जाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर का एक गाँव लगता है रघुनाथपुर। और रघुनाथपुर में उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहकर जिस तरह से पढ़ाई की और 2023 बैच में 239वीं रैंक हासिल करने के बाद आईएएस कैडर हासिल किया, वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। लोग उनका फिर जगह-जगह एग्ज़ाम्पल भी देते हैं, कहते हैं कि जब वो आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आईएएस ऑफिसर बनने के बाद उन्होंने क्या-क्या हासिल किया है, उस पर बातचीत करेंगे। पवन कुमार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। मैं बस अगर क्योंकि आपकी पिछली कहानी के बारे में तो बहुत सारा लिखा गया है, पढ़ा गया है, जी, पूरा देश जानता है, हर कोई पहचानता है आपको कि आप पवन कुमार हैं, रघुनाथपुर गाँव के रहने वाले हैं। जी, लेकिन अगर आपके उस सफ़र की शुरू करें, जैसे कि आपका रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद जी, जब आप पहले दिन लवासना जा रहे हैं, जी, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है, जी, उस सपने को देखने के लिए बहुत सारे लोग दिन-रात जागते रहते हैं, आप भी जी, जागे। जी। तो कैसा रहा पहले दिन का सफ़र जब आप यहाँ से अपने गाँव से, अपने घर से निकलते हैं लवासना के लिए, जहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग दी जाती है? जब मैं पहले दिन लवासना गया था, तो एक एक्साइटमेंट था और थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी भी थी कि भई मतलब नए-नए लोग मिलने वाले हैं, हुँ, अलग-अलग बैकग्राउंड से लोग आए थे। सबका एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड अलग-अलग था। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली से थे, जिन्होंने कभी रूरल एरिया देखा ही नहीं है। तो एक तरह का एक्साइटमेंट था कि भई अलग-अलग लोगों से मिलना होगा, एक्सपोज़र अलग-अलग लोगों से होगा। हुँ, तो फर्स्ट डे जब गए थे, तो शाम हो गई थी लवासना पहुँचते-पहुँचते। हमने अपना डॉक्यूमेंटेशन का जो काम था, वो कंप्लीट किया। उसके बाद में फिर रूम में जैसे गए तो रूम में देखा कि शेयरिंग बेसिस पर रूम होते हैं लवासना में मोस्टली। हुँ, वहाँ पर जो मेरे जो पार्टनर थे, रूममेट जो थे, वो उस टाइम रूम में अवेलेबल नहीं थे। हुँ, फिर कुछ टाइम बाद जब वो आए तो उनसे मिलना-जुलना हुआ। उसके बाद में धीरे-धीरे लोगों से मिले तो सबसे हाय हेलो हुआ हुँ, और रात मतलब काफ़ी लेट नींद आई इसी उसमें कि भई यहाँ पे मतलब कैसे-कैसे होने वाला है आगे की चीज़ें। हुँ, क्योंकि ये एक एक तरह से मतलब पूरी तरह से एक सी चेंज जैसा था कि अभी मैं एक स्टूडेंट लाइफ़ में था हुँ, और अभी एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की तरफ कदम बढ़ चुके थे। हुँ,
तो वो अपने आप में एक मिक्स फीलिंग थी। एक तरफ एंग्जायटी थी कि भई आने वाली ट्रेनिंग कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, सबके साथ में कैसे बनेगी, कैसे होगा, और खुशी भी थी कि ठीक है अब जो चीज़ें जो थी मतलब लाइफ़ आसान होने वाली है। एक जिस चीज़ के लिए मेहनत की थी, जिस चीज़ का सपना देखा था, अब वो सक्सेसफुल हो गया है, वो सपना साकार हो गया है। और अब अल्टीमेटली हमें मतलब अभी तक तो ये था कि हम लोगों को देखते थे, सरकार को देखते थे, रिस्पॉन्सिबल लोगों को देखते थे। अभी हम खुद से उस रोल में ढलने वाले थे। तो इस चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट था उस टाइम। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए लाइन में लगना, उस दिन पूरे दिन भागा-दौड़ी, एक अजीब-सी कौतूहल होगा आपके दिमागों में। आपके जो रूम पार्टनर थे वो भी आईएएस थे, आईपीएस? हाँ, वो आईआरएस कस्टम में थे और मेरे से थोड़े से मतलब एज वाइज़ सीनियर थे, पर काफ़ी अच्छे मतलब फर्स्ट डे ही जैसे ही उनसे मिलना हुआ तो अच्छा लगा मतलब मिलकर बात करके कि हाँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे आसान होगा। रूममेट अच्छे थे तो सारी चीज़ें आसान होने वाली हैं। और जब हम लाइन में लगकर वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करा रहे थे तो वहाँ पर एकदम नए-नए चेहरे थे। सभी के चेहरे पर लगभग वही फीलिंग थी। मतलब एक-दूसरे को लेकर एक्साइटमेंट भी था, फिर ये भी था कि यार कैसे होंगे, सामने वाला बंदा कैसा होगा। तो एक-दूसरे से मिल रहे थे, हाय हेलो कर रहे थे, जान रहे थे कि भाई आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है। तो लवासना में जब आप इनिशियली जाते हैं, तो लगभग 1 महीना लग जाता है यही जानने में, नाम जानने की प्रोसेस में ही, एक-दूसरे को जानने की प्रोसेस में ही। उनकी रैंक क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये तो लवासना से निकलते-निकलते भी पता नहीं चलता है। अच्छा। क्योंकि हमारे बैच में लगभग 654 लोग थे। तो इतने लोगों से अब लवासना में सारी सर्विसेज के जो लोग होते हैं डिफरेंट सर्विसेज के। 654 में आईएएस कितने थे? हाँ, आईएएस लगभग 180 थे और 250 के करीब आईपीएस थे। अच्छा। बाकी और सारी सर्विसेज जैसे आईआरएस कस्टम, आईआरएस इनकम टैक्स हो गया, फिर आपका आईडीएएस हो गया, आईसीएएस हो गया, इस तरह से विभिन्न सर्विसेज थी। इसका हमारा जो बैच था वो अब तक की लवासना के बैचेज में सबसे बड़ा बैच था। सबसे बड़ा बैच था 654। अच्छा। तो उसमें एक-दूसरे को जानने में, एक-दूसरे का नाम जानने में कई बार ऐसे होता था कि नाम याद नहीं रहता था। हम उस बंदे से मिल चुके होते थे 2 बार या 3 बार, लेकिन फिर भी उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो ऐसे में मतलब ये ना हो कि सामने वाले को ऑफेंडिंग ना लगे कि मेरा नाम याद नहीं है, तो हम लोग ट्रिक करते थे, उसको भाई बोल देते थे कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? मतलब ऐसे हम शो करते थे कि हम इस बंदे को जानते हैं। तो बाई फेस तो उनका हमें आइडिया रहता था, लेकिन नाम इतने लोग हैं तो भूल जाते थे। कई बार ऐसे होता था एक नाम के काफ़ी लोग हुए, जैसे अभिषेक नाम बहुत कॉमन था, शुभम नाम बहुत कॉमन था, तो वो ह्यूमनली थोड़ा-सा इम्पॉसिबल होता था सबके नाम याद रखना। पर धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम ट्रेनिंग के एंड की तरफ आए, सब लोगों से एक बहुत अच्छी कैमराडरी बन गई थी। इंटर सर्विसेज के जो लोग थे, सबसे बहुत अच्छा मेल-जोल हो वहाँ गया की था। दिनचर्या क्या होती है? कैसे मतलब सुबह उठना, खाना-पीना, नाश्ता वगैरह है, पूरे दिन क्या होता है? जब आप इतनी सारी पढ़ाई करके जाए होते हैं, उसके बाद भी वहाँ पढ़ना पड़ता है क्या? हाँ, ये एक थोड़ा-सा मिथ है कि आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ना है, उसके बाद में लाइफ़ बहुत आसान हो जाएगी। लवासना में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा था। जैसे हमें सुबह-सुबह 5 सवा 5 बजे जगना होता था। उसके बाद में जाके अपना फ्रेश-व्रेश होके जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, वो करने के बाद में हम एक पोलो ग्राउंड करके एक लवासना में जगह है, जो कि लवासना मेन कैंपस से लगभग 2 ढाई किलोमीटर दूर होगी। वो डाउनहिल जाना होता है और अपहिल आते हैं उससे मतलब वापस लौटते टाइम। तो वहाँ पे हमारी मॉर्निंग एक्सरसाइज वगैरह होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती थी। आईटीबीपी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके जो जवान्स होते थे, वो हमारे वहाँ पे उस्ताद होते थे, जो हमें ये मॉर्निंग रूटीन एक्टिविटीज़ जो एक्सरसाइज होती थी, वो सब कराते थे। इस रूटीन एक्सरसाइज में हमारा रनिंग हो गया, पीटी वगैरह हो गया और योगा हो गया, स्विमिंग हो गया, जिम एक्टिविटी हो गई, साइकिलिंग हो गई, विभिन्न प्रकार की जो मतलब फिजिकली आपको फिट रखें। क्योंकि बीइंग ए ऑफिसर आपको 12 से 14 घंटा या कई बार 16 घंटे भी काम करना पड़ेगा फील्ड में जाने के बाद में। तो वैसे में आपका जो फिजिकल पोस्चर है, जो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो आपकी मेंटल पीस है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लवासना ट्रेनिंग के टाइम पर ये कोशिश करता है कि ये सब वैल्यूज जो हैं स्टार्ट से ही इनकलकेट की जाएँ आपके अंदर। स्टूडेंट टाइम में हम क्या होता है कि हमारी जो दिनचर्या होती है वो बहुत ज़्यादा क्योटिक टाइप की होती है। मतलब रात में हम 2-3 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 11 बजे तक उठ रहे हैं। उस टाइम तक ये सब चलता है, लेकिन एक ऑफिसर होने के बाद में आपको थोड़ा-सा डिसिप्लिन लाइफ में लेना बहुत ज़रूरी है। तो लवासना ये सब इनकलकेट करने की कोशिश करता है। तो ये मॉर्निंग रूटीन एक्टिविटी हो जाती थी हमारी 7 साढ़े 7 8 बजे तक। उसके बाद में आप आओगे, चेंज-वेंज करोगे, उसके बाद में आप ब्रेकफास्ट करने के बाद में हमारी क्लासेज स्टार्ट हो जाती थी 9 सवा 9 से। क्लासेज जो होती थी वो लगभग 1 घंटे 15 मिनट की क्लासेज होती थी। उसमें बीच में आपका फिर लंच टाइम, स्नैक्स टाइम वो सब रहता है। तो ऐसे करके शाम के 5 बजे तक क्लासेज रहती हैं। अब क्लासेज में जो होता है, जो चीज़ हम पढ़ कर गए हैं वो सब नहीं पढ़ाते। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में जो काम आने वाली चीज़ें हैं, वो सब हमें वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। जैसे पब्लिक की डीलिंग वगैरह ये सब चीज़ें? हाँ,
पब्लिक को कैसे डील करना है, हुँ। रेवेन्यू लॉज वगैरह। जैसे मतलब बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपका जो मेन काम है, आपका ब्रेड एंड बटर है, वो रेवेन्यू लॉज हैं, हुँ। लैंड रिलेटेड मैटर्स हैं। तो उसके बारे में पढ़ाना, उसके बाद में फिर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हुँ। वो सब कैसे होता है, हुँ। क्रिमिनल लॉज वगैरह हैं, वो सब सिखाते हैं। तो क्लासेस जो होती हैं मोस्टली हमारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे, सर्विंग ऑफिसर्स होंगे, हुँ। लवासना में भी फुल टाइम फैकल्टी रहती हैं, वो सब लोग क्लासेस लेते हैं। जैसे आईपीएस होते हैं तो क्या आईएएस को भी हथियार वगैरह चलाना सिखाया जाता है क्या? हाँ, ये यूजुअली पहले शायद होता रहा होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। हुँ। मतलब आईएएस क्योंकि हम एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, हुँ। तो हथियार वगैरह से या वेपन वगैरह से डील करना हमारा काम नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर का काम मोस्टली पुलिस का रहता है। तो हमें ऐसे कुछ वेपन वगैरह ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। हुँ। कुछ टाइम के लिए आर्मी अटैचमेंट होता है, तो वहाँ पर हमें जो वेपन्स वगैरह हैं आर्मी के, हुँ। उनसे हमें थोड़ा-सा रूबरू कराते हैं बस। हुँ। लेकिन ऐसे कोई प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग वेपन्स की नहीं दी जाती है। मैंने अक्सर कहीं पढ़ा है कई जगह कि जब घुड़सवारी सिखाई जाती है तो कई लोग तैयार भी नहीं होते हैं। तो हाँ। ऐसे में वो क्यों तैयार नहीं होते हैं और हुँ। क्यों ये ज़रूरी होता है क्या? हुँ। ये जैसे कस्टमरी ये प्रैक्टिस है, मतलब क्योंकि सिविल सर्विसेज ब्रिटिशर्स के टाइम से ही हमारे यहाँ पर हैं, देश में है। हुँ। तो उस टाइम से ही मतलब जो ये हॉर्स राइडिंग है, वो की जाती है। ये एक चीज़ है। दूसरा है कि हॉर्स राइडिंग का पर्पज़ केवल मतलब ये नहीं है कि आपको हॉर्स राइडिंग सिखा रहे हैं, आपको एक एक्स्ट्रा स्किल सिखा रहे हैं। रेदर देन ये होता है कि आपको मतलब थोड़ा-सा करेजियस होना, थोड़ा-सा रिस्क टेकिंग होना, थोड़ा-सा एडवेंचरस होना। हुँ। क्योंकि सर्विस में कई बार ऐसे मतलब स्प्लिट सेकंड में डिसीजंस आपको लेने होते हैं, जहाँ आपको करेज की, रिस्क टेकिंग आपका जो एपेटाइट है, उसका आपका टेस्ट होता है। हुँ। तो ऐसे में ये सब जो एडवेंचरस चीज़ें हैं या जो मतलब डिफरेंट स्किल्स हैं, अब जैसे हमारा काम जो है वो एक रूटीन काम नहीं है कि आपको एक ही तरह का काम करना पड़ेगा। हुँ। तो वैसे में आपको मल्टी डायमेंशनल, मल्टी स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो ये जो विभिन्न एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनका एक पर्पज़ ये भी होता है कि हुँ। भई आपका एक जो कम्फर्ट ज़ोन डेवलप ना हो, हुँ। आप हर नए चैलेंज के लिए हमेशा रेडी रहें। मैंने देखा है जैसे एक फ़िल्म में देख रहा था मैं, तो क्योंकि अंदर की क्या चीज़ें हैं तो अंदर वाले ही जान सकते हैं। तो उसमें जैसे होम मिनिस्टर आते हैं तो हुँ। एक पिस्टल गिफ्ट करते हैं या तलवार गिफ्ट करते हैं, तो हुँ। ऐसा भी वो ऐसे ये क्या सचमुच ऐसा होता है कुछ? और क्यों करते हैं? अभी तो ऐसा नहीं है, मतलब जैसे हमारे टाइम पर विभिन्न डिग्नेटरीज़ आए थे, हुँ। मतलब ऑनरेबल होम मिनिस्टर भी आए थे, आरबीआई गवर्नर सर भी आए थे, हुँ। और ऐसे ही करके मतलब काफ़ी सारे जो हमारे अच्छे मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो भी आए थे ट्रेनिंग के डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में। हुँ। तो ऐसा नहीं होता है कि उनको ये सब वेपन या तलवार, स्वॉर्ड्स वगैरह गिफ्ट की जाएँ, ऐसा हमारी सर्विस ये में तो बहुत नहीं अच्छे होता है। नंबर लाने पर ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग। हाँ, हाँ, वो ऐसे होता है कि जैसे आपका मतलब ट्रेनिंग के डिफरेंट फेजेज़ होते हैं, हुँ। तो फेजेज़ कंप्लीट करने के बाद में अगर आप एक्सेप्शनल आपका परफॉर्मेंस है, हुँ। तो आपको ऑनर वहाँ पे किया जाता है। आपको रिकॉग्निशन दिया जाता है कि भई आपने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही है। हुँ। तो उसमें यूजुअली होता है कि एक स्मृति चिन्ह और एक सर्टिफ़िकेट अवार्ड किया जाता है। जो आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है पुलिस वालों की, वहाँ पे ये स्वॉर्ड का कॉन्सेप्ट होता है कि प्रेसिडेंट का स्वॉर्ड इनको दिया गया है। हुँ। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा यूनिफ़ॉर्म वाली जो सर्विसेज़ हैं, उसमें होता है, जैसे मिलिट्री हो गई, अच्छा, पैरामिलिट्री हो गई। अच्छा। मतलब आईएएस वाले में नहीं होता। आईएएस वाले में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे यूजुअली स्मृति चिन्ह और एक सर्टिफ़िकेट। तो यहाँ कितने दिन की ट्रेनिंग रही थी आपकी लवासना में? हुँ। जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है कि स्टार्ट का जो पीरियड होता है 3 महीने का, उसको बोलते हैं फाउंडेशनल कोर्स। हुँ। तो उसमें सारी सर्विसेज के लोग एक साथ ट्रेन होते हैं। अच्छा। उसके बाद में 3 महीने के बाद में फिर सारी सर्विसेज के लोग, सबकी पेरेंट अकेडमी होती है, जैसे आईपीएस की एनपीए हैदराबाद हो गया, हुँ। और डायरेक्ट टैक्सेज का नागपुर में हो गया, इस हुँ। तरह से फॉरेस्ट वालों का देहरादून में हो गया, अपनी-अपनी अकेडमी चले जाते हैं। हुँ। आईएएस सर्विस वाले वहीं पर रह जाते हैं। अच्छा। फिर एक 4-5 महीने का एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, फेज़ 1 करके जिसको बोलते हैं। हुँ। उसमें केवल आईएएस वाले होते हैं। हुँ। और फिर एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, जिसमें जो कैडर हमको अलॉट हुआ है, हुँ। उसमें अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट अलॉट होते हैं हर कैंडिडेट को। हुँ। वहाँ पर जाकर वो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी में ट्रेन होते तो हैं। अभी फ़िलहाल आप एक डिस्ट्रिक्ट में पहुँच चुके हैं। हाँ, अभी मैं उड़ीसा, जैसे मेरा कैडर है, तो वहाँ पे एक ज़िले में मैं पोस्टेड हूँ। लेकिन उससे पहले अपने भारत भ्रमण भी किया होगा। हाँ। उसका तो एक अब सुना है कि एक अलग ही मतलब मज़ा होता है कि तो क्या है उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँगे कि आपने कहाँ क्या-क्या देखा और कैसे उसमें सिलेक्शन होता है? हुँ। जब इतनी बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस होते हैं तो? भारत दर्शन जो होता है, वो ट्रेनिंग का एक बहुत ही मतलब अहम पार्ट होता है। हुँ। वो सारी सर्विसेज में होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पर होता है। जैसे आईएएस होते हैं, तो हम हमारे बैच में 180 लोग थे। हुँ। तो इसमें क्या था कि लगभग 10 से 11 हमने ग्रुप बनाए हुए थे वहाँ पे अकेडमी में, जिसमें 7-8 स्टेट करके हर ग्रुप में थे। हुँ। उसमें एकदम रैंडम बेसिस पर सिलेक्शन होता है, किसी को कोई भी ग्रुप मिल सकता है। हुँ। अब जैसे मेरे ग्रुप में जो मतलब हमारे जो डेस्टिनेशन थे, उसमें शुरुआत हमारी असम से हुई थी। हुँ। तो आप असम कितने में कितने साथी थे आप?
18 से 20 के करीब अच्छा। लोग थे एक ग्रुप में। तो हमने शुरुआत किया था असम से। असम में जोरहाट में हमारा तेजपुर में एक जोरहाट में हमारी लैंडिंग हुई थी। फिर तेजपुर में एयरफोर्स हमारा अटैचमेंट था। वहाँ पे एयरफोर्स के साथ में हमने देखा कि कैसे मतलब इंडिया का जो डिफेंस स्ट्रक्चर है, जो एयर डिफेंस स्ट्रक्चर है, क्या-क्या लेयर्स हैं डिफेंस की, और एयरफोर्स के जो जवान हैं वो किस तरह उनकी रूटीन एक्टिविटीज़ रहती हैं। उसके बाद में फिर तो सिर्फ अरुणाचल। रूटीन देखी या फिर वैसे आसमान में भी उड़े? नहीं, आसमान में उड़ने का अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल पाया था, पर हमने उन चीज़ों को काफ़ी क्लोज़ से देखा था, जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज़ें होती हैं। काफ़ी सारे जो हमारे फाइटर प्लेन्स थे, वो भी हमने नज़दीक से देखे कि किस तरह के होते हैं, उनके बारे में जाना कि किस तरह वो काम करते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए पायलट ट्रेनिंग वगैरह कैसे होती है। तो एक नॉर्मल सिविलियन के लिए जो चीज़ें थोड़ी-सी रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, वो हमें देखने की अपॉर्च्युनिटी हमारे इस भारत दर्शन में, इस ट्रेनिंग में हमें मिली थी। इसके बाद में फिर जैसे अरुणाचल में हम गए थे, तो वहाँ पे आर्मी के साथ में अटैचमेंट था। वो वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम था। जैसे आपने नाम लिया आर्मी, तो मैं तो वैसे फील कर रहा हूँ कि कितना मज़ा आया होगा। उससे तो हाँ। आप थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करना, क्या था वो? तो आर्मी में जब हम गए थे तो अरुणाचल में हमारा हेडक्वार्टर में हम गए थे। वहाँ से फिर फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ हमें ले जाया गया था। तो आर्मी के जवान हमारे साथ में जा रहे थे। हम उन्हीं की तरह, जैसे आर्मी जवान जैसे जाते हैं उसी तरह हम भी उनके साथ में जा रहे थे। तो ट्रेवल ही अपने आप में बहुत रोमांचक थी, क्योंकि हेडक्वार्टर से और फॉरवर्ड बेसिस पर जब हम जा रहे थे, अनिनी करके एक जगह है जहाँ हम गए थे। तो फॉरवर्ड जो हमारे हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर से फॉरवर्ड बेस की डिस्टेंस थी, वो लगभग हमारा 1 दिन का ट्रेवल था। तो उसमें हमने जवानों के जो जीवन है उसको बहुत नज़दीक से देखा कि वो कैसे रास्ते में उनका खाने-पीने का कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वेपन वगैरह कैसे कैरी करते हैं, अपनी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, जो फॉरवर्ड बेस पर क्योंकि कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सब चीज़ें नज़दीक से देखी। फिर अरुणाचल का क्योंकि बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, हैबिटेशन वगैरह बहुत कम है, तो वहाँ पे देखा कि नेचर कितना सीरीन है। मतलब ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं, जंगल हैं, एकदम घने जंगल हैं, और सीनिक ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है। उसके बाद में फिर कि जवान जब जा रहे थे तो फॉरवर्ड पोस्ट पर जीवन कैसे होता है। वहाँ पर नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं खाने की, कई सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जहाँ पर एकदम कनेक्टिविटी नहीं है। तो वहाँ पूरी तरह से वो एयर मेंटेन है। एयर मेंटेन है मतलब कि केवल हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा। मतलब आर्मी जवान्स भी होंगे, वो भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए जा रहे हैं। खाने-पीने का सामान है, वो भी उसके ज़रिए जा रहा है। वेपन वगैरह उसी के थ्रू कैरी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत क्लोज़ से क्यों देखने का। रास्ते नहीं है? क्या वजह है मतलब इसकी? वहाँ की अरुणाचल की आप अगर ज्योग्राफी देखेंगे तो अरुणाचल जो है हिमालयज का पार्ट है। तो हिमालयज वहाँ पर इतने ज़्यादा हाई हैं, इतने ज़्यादा ऊँचे हैं, इतने ज़्यादा मतलब स्टीप उनका स्लोप है कि वहाँ पर रोड बनाना थोड़ा-सा अभी, मतलब टेक्नोलॉजी हमारे पास में उतनी मतलब कैपेसिटी नहीं है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगेंगे। ऑल्दो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ रिसेंट टाइम में। जैसा हमने आर्मी जो जवान से उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि सर जब पहले हम लोग थे, आज से 10-15 साल पहले, तो एकदम यहाँ पर कुछ नहीं था। अच्छा। अभी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। अभी रोड बन रहे हैं, 1 लेन रोड बन रहे हैं, और कच्चे रोड भी हैं, तो वो भी मतलब हैवी जो व्हीकल्स होते हैं वहाँ से हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी अभी भी काफ़ी सारी बेसिक जो काफ़ी फॉरवर्ड पोस्ट हैं, वो ऐसी हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी एकदम ज़ीरो है। डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें या रोड कनेक्टिविटी की बात करें। अच्छा। तो वैसे में जो डेली जो उनका रूटीन है, वो अपने आप में डिफ़िकल्ट हो जाता है। पानी ऐसा होता है कि कई बार मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर जाता है कि आप अगर नेचुरल एक्टिविटीज़ के लिए भी जाएँगे, तो आप जितने में अपना वहाँ से ख़त्म करके हटेंगे, उतने में पानी एकदम जम जाएगा। जम तो जाएगा। वहाँ की लाइफ़ बहुत डिफ़िकल्ट है। तो तो आपका वहाँ कितना वक़्त बीता था? ये लगभग 7 दिन हम आर्मी के साथ में थे। अच्छा। ट्रेनिंग का पर्पज़, मतलब आर्मी के साथ में अटैचमेंट करने का पर्पज़ केवल ये नहीं था कि हमें एडवेंचर कराया जा रहा है या हमें पहाड़ों पर ले जाया जा रहा है। इसका पर्पज़ था कि आप एक आर्मी जवान जो हैं, उनकी लाइफ़ को क्लोज़ से देखो, और बाद में जब आप मतलब डिफरेंट कैपेसिटी में सर्व करेंगे, तो फिर आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को आप समझो। आप ये समझो कि भाई देश की डिफेंस के लिए लोग कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन में, डिफ़िकल्ट क्लाइमेट में रह रहे हैं। तो आगे जाके आपके अंदर वो थोड़ा-सा सेंस रहेगा कि भाई अगर आर्मी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा-सा सोचना है और उनके लिए थोड़ा अच्छा करना है। तो यहाँ के बाद फिर आप कहाँ सफ़र चलता है आपका? हाँ। अरुणाचल से ख़त्म होने के बाद में फिर हम कोलकाता आए थे। कोलकाता में हमारा 1 दिन का अटैचमेंट था। कोलकाता से जाने के बाद में फिर हम गए थे पौंडीचेरी। तो एक दिन ही क्यों वहाँ पे, और क्या गया एक दिन? ये डिफरेंट मतलब वो होते हैं, जैसे यहाँ पे कोलकाता में हमारा जो था, यहाँ का अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो एक बड़े शहर में कैसे आप ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, कैसे आप पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, कैसे अर्बन एक्सपेंशन होता है, ये सब चीज़ें हमें क्लोज से देखने का मौका मिला था।
इसके बाद में फिर हम पौंडीचेरी गए थे। तो पौंडीचेरी में जो पौंडीचेरी के जो गवर्नर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके साथ में हमारा कॉल ऑन रहा। सर से मिलना हुआ। सर से हमने जाना कि पौंडीचेरी में जो टूरिज्म एक्टिविटी है उसको प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। वहाँ का जो बीच वगैरह हैं, जो सी वगैरह है, वहाँ पर जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं उसको हम किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं। पौंडीचेरी के बाद में फिर हमारा अंडमान में हुआ था। तो अंडमान निकोबार में हमने देखा कि जो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अंडमान निकोबार की, इंडिया के डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी और मतलब पैसिफिक ओशियन में उसकी लोकेशन की वजह से भी। वहाँ पे हमने देखा कि भाई टूरिज्म वहाँ पे अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा वहाँ पे फुटफॉल हो गया है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे। कुछ कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी हमने किए थे और कोरल वगैरह देखा, स्कूबा डाइविंग वगैरह की थी। हाँ, इसका थोड़ा बताइए। स्कूबा डाइविंग में जैसे मैंने कभी, मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है तो मुझे थोड़ा सा फियर था कि मैं कैसे कर पाऊंगा। आप लवासना में नहीं सीखे थे? लवासना में मैंने सीखा था, लेकिन उस टाइम तक मैं उतने अच्छे से स्विमिंग नहीं मुझे आ पाई थी। मतलब इनिशियली ही दौर था तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पर वो मेरा मिसकॉन्सेप्शन था। मतलब स्कूबा डाइविंग में स्विमिंग की ज़रूरत नहीं होती है आपको। कितनी गहराई में चले गए थे आप? लगभग 70-80 फीट की वो डेप्थ थी जहाँ पर हम गए थे। अलग ही वो उस समय जाके देखा कि मतलब लाइफ केवल अर्थ पर ही नहीं है, मतलब केवल ज़मीन पर नहीं है, लाइफ वाटर के नीचे भी है। वो पढ़ा पहले था, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो था वो यूनिक था। मतलब डिफरेंट फिशेज की कैटेगरी, डिफरेंट जो सी एनिमल होते हैं वो देखने को मिले, कोरल वगैरह देखने को मिले। और जैसे हमने प्रिपरेशन के टाइम पर पढ़ा था कि कोरल ब्लीचिंग हो रही है, इन्वायरमेंटल चेंजेज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं। वहाँ जाने के बाद में हमने एकदम सामने से देखा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। कोरल्स जो थे कभी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग हुआ करते थे, कलरफुल हुआ करते थे, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, नेचुरल क्लाइमेट चेंज की वजह से कोरल ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो सी लाइफ जो मतलब इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है वो भी थ्रेटन हो रही है। तो ये ट्रेनिंग के साथ साथ में मतलब एक तो हमारा मतलब एडवेंचर था, पर्सनल हो गया, वो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक हमें एनवायरनमेंट का भी पर्सपेक्टिव देखने को मिला। तो अच्छा एक्सपीरियंस था स्कूबा डाइविंग का। यहाँ से कहाँ गए फिर आगे? हाँ, अंडमान से होने के बाद में फिर हम पहुँचते हैं विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में हमारा जो था वो पोर्ट अटैचमेंट था। जो विशाखापत्तनम पोर्ट है वहाँ पर, और नेवी अटैचमेंट भी था। तो नेवी के साथ में भी हमने जो नेवी के जो सी कैरियर, मतलब ये सी प्लेन वगैरह हैं, उनके शिप वगैरह हैं, उनको नज़दीक से देखा, उनकी एक्टिविटीज़ को समझा, उनकी मतलब किस तरह से जो हमारी नेवी है समुद्र से हमारी रक्षा करती है, किस तरह से वो इंडिया के डिफेंस को सी में मजबूत करती है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट का फोकस है कि भाई नेवी को मॉडर्नाइज करना है, जैसे बाकी सारी नेवल पावर हैं, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, तो उनके कंपेयर में हम किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करें, अपनी कैपेसिटीज को किस तरह डेवलप करें, वो सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिली विशाखापत्तनम में। तो यहाँ समुद्र में गए, अंदर नहीं गए उसमें? क्या हाँ, बोलते हैं उसको? इसमें हमने देखा एक तो जो हमारी सबमेरीन होती है, सबमेरीन को हमने देखा। तो सबमेरीन को देखने के बाद में लगा कि स्पेस बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड स्पेस होती है। ऐसे होता है कि अगर आप सीधे खड़े होंगे तो आप सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, झुक कर आपको बैठना पड़ेगा। और कई बार ऐसे आपको, मतलब जो लोग क्लस्ट्रोफोबिक होते हैं, मतलब जिनको कम स्पेस में समस्या होती है, तो वैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। उसके बाद में जो डेप्थ में जाती है तो 200-250 डेप्थ, मतलब मीटर नीचे भी वो जाती है, 200-250 मीटर नीचे जाती है। तो उतने में जो वाटर प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अपने आप में, हवाई जहाज में उड़ते हैं तो वहाँ कानों में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ भी अंदर कुछ दिक्कत महसूस हुई? वो आपको पहले एक्लेमेटाइज करना होता है, मतलब आपको धीरे धीरे लेके जाएंगे, एक साथ इतनी डेप्थ पर नहीं लेके जाते हैं आपको। पहले 50 मीटर 60 मीटर डेप्थ पर ऐसे करके ट्रेन किया जाता है। मतलब आप विदाउट ट्रेनिंग जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी बॉडी में। तो ट्रेनिंग के, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद में ही लोग जाते हैं। हमने तो सिर्फ ये, मतलब लोग उन जो वहाँ पे ऑफिसर्स थे उनसे सुना था, इतनी डेप्थ में हम लोग नहीं गए थे, पर हमने सबमेरीन को अंदर से देखा कि कैसे होती है। वो अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है, मतलब किस तरह से उसको बनाया गया है। फिर काफ़ी सारे शिप वगैरह जो थे नेवी के, उनमें भी हमने देखा। हायर सीज में भी हम थोड़ा गए थे, देखा कि सीज में कैसे वो उनके इक्विपमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं। तो ये भारत भ्रमण जो था आपका, तो ये कितने दिन का टूर था? ये लगभग 42 डेज का था। अच्छा, तो आपका टूर अभी जब विशाखापट्टनम में है तो ये कितने दिन कंप्लीट हो गए थे?
विशाखापट्टनम में पहुँचते-पहुँचते लगभग हमें 20 दिन हो गए थे। अच्छा 20 दिन अभी और बाकी हैं हाँ, आपके 20 पास। दिन और बाकी थे। हुँ, तो उसके बाद में फिर हम चेन्नई भी गए। हुँ, चेन्नई में जाने के बाद में हमने देखा कि चेन्नई में जो डिफरेंट हमारे टेम्पल्स हैं, जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है, हुँ, रामेश्वरम टेम्पल या ये रामेश्वरम नहीं, चिदम्बरम टेम्पल हो गया, हुँ, मीनाक्षी मंदिर हो गया, हुँ, और विशाखापट्टनम के पास ही शेषाचलम टेम्पल हो गया। हुँ, तो वो जो एंशिएंट इंडिया की जो आर्किटेक्चर जिसको हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, हुँ, जिसके ऊपर हम प्राइड फ़ील करते हैं, हुँ, उसको हमने क्लोज़ से महसूस किया। जैसे हमने जो चीज़ें बुक्स वगैरह में पढ़ी थी हुँ, कि टेम्पल बनाते में डिफरेंट-डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, हुँ, वो चीज़ें हमने वहाँ जाके ऑब्ज़र्व की। हुँ। तो हमें मतलब समझ में आया कि भाई इंडिया इतनी डाइवर्स है, और अभी तक जैसे आप जब तक घूमते नहीं हैं तो आपका जो पर्सपेक्टिव होता है बहुत लिमिटेड रहता है। वही तो मैं आप घूम के आए हैं, मैं आपको महसूस कर रहा हूँ, मुझे कितना आनंद आ रहा है, आपको कितना आनंद आया होगा। तो वही हमें वहाँ के लोगों की लैंग्वेज, हुँ, जैसे तमिल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, पर 1-2 ग्रुप में तमिलियन थे, तो हुँ, उनसे हम पूछने की कोशिश करते थे कि क्या बोल रहे हैं। हुँ, फिर वहाँ के खान-पान को हमने देखा, जैसे राइस डोमिनेंट है। हुँ, ये डोसा वगैरह वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, थोड़ा तीखा खाना होता है। तो हमारे लिए नॉर्थ इंडियंस के लिए थोड़ा-सा मतलब डिफ़िकल्ट होता है एडजस्ट करना, हुँ, पर अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मतलब आप एप्रिशिएट करते हैं कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट फूडिंग हैबिट, लोगों का जो पहनावा है, लोगों का खान-पीन है, लोगों के रहने का जो स्टाइल है, वो अलग-अलग है। और भारत दर्शन का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है हुँ, कि आप इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, जिसके ऊपर हम प्राइड फ़ील करते हैं, जिसके लिए दुनिया हमारा एग्ज़ाम्पल देती है। हुँ, हाल-फिलहाल में जैसे आप देख रहे होंगे कि राइट्स वगैरह, क्राइम वगैरह और इंटर कम्युनिटी जो क्लेशेज़ वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हुँ, तो ये चीज़ें भारत दर्शन के माध्यम से हमें ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि आदमी हम एक ही हैं, हुँ, अलग-अलग पार्ट्स में रह रहे हैं, अलग लैंग्वेज है, अलग हमारा खान-पीन है, लेकिन अगर आप डीप इनसाइड जाएँगे तो ह्यूमन नेचर हमारा एक जैसा है। हुँ, हम शेयर्ड चीज़ों पर, जैसे अगर इंडियन क्रिकेट टीम जीतेगी तो सभी लोग प्राइड फ़ील करेंगे। फेस्टिवल्स जो होंगे, थोड़ा प्रारूप चेंज हो जाएगा, रूप चेंज हो जाएगा, लेकिन सभी लोग उस फेस्टिवल को मना रहे होते हैं। हुँ, फसल पकने के टाइम पर यहाँ पे जैसे अगर कहीं ओणम है, कहीं पोंगल है, तो कहीं होली है, कहीं बैसाखी है। हुँ, वो चीज़ हमें वो एक्सपीरियंस के थ्रू हमें फ़ील हुई कि जो हम चीज़ें पढ़ते हैं वो रियल हैं, हुँ, और थोड़ा-सा हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉड हुआ। हुँ, थोड़ी-सी टॉलरेंस हमारे अंदर ज़्यादा आएगी, थोड़ी-सी एक्सेप्टेंस आएगी हुँ, कि अगर हमसे अलग कोई लोग है तो ऐसा नहीं है वो खराब है। हुँ। थोड़ा चेंज है, पर है वो भी अपने आप में एक वैसे ही उसी लेवल की कल्चर है जैसे कि हमारी कल्चर है। तो ये बहुत अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस रहा था। चेन्नई के बाद में फिर हम अहमदाबाद भी आए थे। हुँ, अहमदाबाद में हमने देखा जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम को देखा हुँ, कि वो मतलब इतने बड़े स्केल का स्टेडियम हुँ, कैसे वो बनाया गया था, उसको जानने की कोशिश की, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। फिर अहमदाबाद में हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हुँ, वो किस तरह से मतलब अर्बनाइज़ेशन को कंट्रोल कर रहा है, हुँ, जो अर्बन चैलेंजेज़ हैं हमारे, उनको उनके साथ में कैसे डील कर रहे हैं। उसके बाद में फिर पानीपत रिफाइनरी हमारा था, पानीपत में था। हुँ, तो वहाँ पे हमने देखा कि भई जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, हुँ, वो इस तरह के जो बड़े स्केल के काम होते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। पानीपत के बाद में फिर हम चंडीगढ़ भी गए थे। हुँ, चंडीगढ़ में हमारे जो गवर्नर सर थे, ऑनरेबल गवर्नर सर, उनके साथ में हमारी सर से हमारी भेंट हुई थी। हुँ। इस तरह से करके मतलब अलग-अलग जगह हमारा ये भारत दर्शन का चला था पूरा। ये चा 42 दिन का टूर था आपका ये। 40 डेज़ का टूर था। अच्छा, तो इसके बाद फिर आपने अपनी नौकरी जॉइन करने के लिए निकल जाते हैं। हुँ। हाँ, हाँ। ये हमारा फ़ेज़ 1 कंप्लीट होता, भारत दर्शन के बाद में फ़ेज़ 1 हुआ कंप्लीट। हुँ, उसके बाद से मई में हमने जो हमारे रिस्पेक्टिव कैडर्स थे, हुँ, वो हमने जॉइन किए। वो प्रैक्टिकल उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डीपीटी। हुँ। तो डीपीटी के लिए हमने हमारा कैडर जॉइन किया मई में। तो उड़ीसा में सबसे पहले आपकी पोस्टिंग होती है क्योंकि उड़ीसा आपका कैडर होता है। हाँ। तो वहाँ कौन-सा जिला आपको मिलता है हाँ, शुरुआत में? हाँ। जब उड़ीसा में हम शुरू में गए तो 1 महीने हमारे जो भी उड़ीसा कैडर के जो बैचमेट थे, हुँ, सभी की एक साथ ट्रेनिंग हुई थी भुवनेश्वर में। हुँ, वहाँ से 1 महीने होने के बाद में फिर रिस्पेक्टिव अलग-अलग जो कैंडिडेट थे, रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट अलॉट होते हैं। हुँ। डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद में जैसे मुझे रेस्पेक्टिव मतलब? रिस्पेक्टिव मतलब जैसे 10 लोग हैं, हुँ, तो 10 को अलग-अलग वो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए थे। ऐसा नहीं था कि मतलब एक ही जगह सारे लोग वो अच्छा। ट्रेन हो रहे थे, अलग-अलग जगह अलग-अलग लोगों को भेजा गया था। हुँ, तो जैसे मेरा जो था क्योंझर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, हुँ, जो कि अपने आप में मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा फ़ेमस ज्योग्राफिकली फ़ेमस डिस्ट्रिक्ट है। हुँ, रीज़न है कि जो इंडिया का आयरन ओर है, हुँ, वो उसका एक बहुत बड़ा चंक हुँ, वो क्योंझर से हम जो आयरन ओर है, हुँ, वो क्योंझर में उसका बहुत बड़ा एक चंक है। हुँ। तो क्योंझर में मतलब पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग के लिए हुई थी। तो वो तो देखने में इतना खूबसूरत है वैसे भी।
क्योंझर नेचुरली मतलब ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा रिच है। जैसे आप इसके नाम से ही देख रहे होंगे, क्योंझर या केंदुझर इसका नाम है। तो केंदु मतलब जो केंदु ट्री होता है, झर मतलब झरना। तो जैसा नाम से ही है, उसका 45% जो एरिया है वो जंगल है, फॉरेस्ट है। और वहाँ पर वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। प्लेट्यू प्लेट्यू एरिया है, वो हिली एरिया भी है। तो ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। आयरन ओर के रिजर्व हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। एलिफेंट जो पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जो थोड़े से भी जिनका एनवायरनमेंट के लिए जो ओरिएंटेशन है, एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है काम करने के लिए। तो आईएएस रहते हुए आपकी पहली पोस्टिंग जो होती है, आप पहले कौन-सा पद मिलता है आपको शुरुआत में? आईएएस रहते हुए मतलब ऐसे कोई ऑफिशियल पोस्टिंग नहीं होती है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है। मतलब आप जब एक कलेक्ट्रेट में जाएँगे तो कलेक्ट्रेट में अलग-अलग सेक्शन होते हैं। इमरजेंसी सेक्शन हो गया, जुडिशियल सेक्शन हो गया, लैंड सेक्शन हो गया। ऐसे करके डिफरेंट मतलब सिविल सप्लाई वाला एक जो पीडीएस वाला सेक्शन होता है वो हो गया। तो 2-2 3-3 दिन के हमारे अटैचमेंट थे सारे सेक्शंस के साथ में। इसका पर्पज़ होता है कि आप जो अलग-अलग सेक्शंस के काम होते हैं उनको नज़दीक से जानें कि उन सेक्शन का क्या काम है, किस तरह वो काम कर रहे होते हैं, फ़ाइल कैसे डील होती हैं। फ़ाइल जो होगी एक क्लरिकल लेवल से लेकर कलेक्टर लेवल तक कैसे प्रोसीड होती है प्रॉपर हायरार्की के थ्रू। तो इस तरह से अटैचमेंट हुए। फिर 3 जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं। तहसीलदार का हो गया, बीडीओ का हो गया और एक ये म्युनिसिपैलिटी वाला हो गया। तो ये हमारा पूरा अभी कंटिन्यू है। जिसे आपने जॉइन किया और अब ये ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। तो अभी जैसे शुरुआत मैंने की थी तो उसमें एक लेडी ऐसी मिलती है आपको, उसकी आपके पास एक ऐसी खबर आती है कि उसको 4 बच्चे हैं, उसके माता-पिता नहीं हैं, ससुराल वाले उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और वो एक तिरपाल डाल के अपने रह रही है, जबकि सर्दियों के दिन शुरू होने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तो फिर कभी आप भी कभी किसी न किसी मोड़ पर फरियादी रहे होंगे, जब हम स्कूल कॉलेज में होते हैं, गाँव में होते हैं तो क्योंकि आप भी ग्रामीण परिवेश से हैं। तो जब ये समस्या का आपने समाधान किया, तो फिर अंदर से क्या सैटिस्फैक्शन फ़ील किया और कैसे था वो पल? ये मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैं भी मतलब गाँव से ही हूँ और सर्विस में सिलेक्शन होने से पहले मैं भी उसी तरह था कि अलग-अलग काम के लिए हर आदमी का कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उससे मतलब काम होता ही है। तो एक सैटिस्फैक्शन रहता है। जैसे आप डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं, अब आप अपना काम कर रहे हैं। जैसे आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, एडवोकेट हैं, वो लोग अपना वो कर रहे हैं। उसके बाद में टीचर हैं, डॉक्टर हैं। तो हमारे काम में भी एक अलग सैटिस्फैक्शन होता है कि जैसे अगर हम अपना काम प्रॉपर तरीके से करें, तो हमारा काम अपने आप में सर्विस है। हमारे पास में यूजुअली लोग आते हैं तो वो लोग परेशान होते हैं। किसी का लैंड रिलेटेड कोई समस्या है, उसकी लैंड ग्रेविंग हो गई है, लैंड एनक्रोच कर लिया किसी ने। कोई कमज़ोर वर्ग का है, उसकी ज़मीन कोई किसी ने अगर एनक्रोच कर ली है तो अपनी ज़मीन नहीं छुड़ा पा रहे हैं। फिर किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को राशन नहीं मिल रहा, किसी का घर नहीं है। तो ये जब इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं, जैसे आपने बताया वो जो आपने किस्सा बताया था, वो लेडी जो थी बेसिकली एक पीवीटीजी एक होते हैं ट्राइबल, मतलब ट्राइबल्स में भी जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड ट्राइबल्स होते हैं। तो एक जुआंगा कम्युनिटी करके है, उस कम्युनिटी से वो लेडी आती हैं। इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। हस्बैंड के जो परिवार वाले थे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब तक उनके हस्बैंड थे उन लोगों का चल रहा था। ऑल्दो उनके पास में घर-वर नहीं था, लेकिन वो एक गवर्नमेंट ज़मीन में अपना टेम्परेरी घर बनाकर रह रहे थे। पर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, 4 बच्चे हैं, बहुत यंग एज के बच्चे थे, मतलब 11-12 साल का जो बड़ा वाला था, 12-13 साल का ऐसे रहा होगा। उसके बाद में लेडी अपना मज़दूरी करती थी, खेतों में काम करना या घर परिवार में काम करना दूसरों के, ऐसे करके अपना जीवन यापन कर रही थी। पर उनका कोई मतलब आइडेंटिटी सोसाइटी में नहीं थी, क्योंकि उनके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पीडीएस हो गया, कुछ भी उनके पास में नहीं था। तो परिवार से भी नहीं मिला उन्हें कुछ ऐसा? उनके परिवार वालों की, जैसे जो लेडी थी उनकी डेथ हो चुकी थी माता-पिता की, और लड़के पक्ष के जो लोग थे वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये अपने आप जीवन यापन कर रही थी। तो वैसे में जब वो जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने जब बताया, तो मुझे लगा कि मतलब आज के टाइम में ऐसे कोई है तो उसको प्रॉपर हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके थ्रू हम उन्हें चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं। तो मेरे संज्ञान में जब ये मामला आया तो मैंने फील्ड में विज़िट किया, जाकर देखा तो जैसे उन्होंने बताया था उससे भी भयानक कंडीशन में वो लोग रह रहे थे। वो देखकर अपने आप अंदर से ऐसे मतलब हुआ कि ऐसे कैसे कोई आज के टाइम में रह सकता है। तो फिर
बातचीत करके वहाँ के जो तहसीलदार थे, मैं क्योंकि मतलब बीडीओ की कैपेसिटी में परमानेंट नहीं था, मैं 1 ही महीने के लिए था। तो मैंने एंश्योर किया कि जो उनके डॉक्यूमेंटेशन मैं इसमें 1 महीने में जो-जो बना सकता हूँ, मैं एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंटेशन करा के चला जाऊँ, ताकि आगे जो गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा है, वो इनको मिल जाए। तो जैसे मैंने तहसीलदार से बात की, उनसे मैंने रेसिडेंस सर्टिफ़िकेट बनवा दिया। वो बहुत जल्दी 4-5 दिन में प्रोसेस हो गया था। रेसिडेंस सर्टिफ़िकेट बन गया, उनको एक रिकॉग्निशन मिला कि ये एग्ज़िस्ट करते हैं। उसके बाद में उनके आधार कार्ड के लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ मिलने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कभी एजुकेशन उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन ली नहीं थी, तो कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो गाँव के सरपंच और तहसीलदार और जो सीएमओ थे, उनसे मिलकर हमने उनका आधार कार्ड प्रोसेस किया। आधार कार्ड होने के बाद में फिर हमने पीडीएस का उनका राशन कार्ड बनवाया। तो 4-5 बच्चे जो भी थे, उनका इंश्योर कराया कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से उनको राशन में मिल सकता है, वो उपलब्ध कराएँ। फिर एक बार उनके डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, तो फिर हमने इंश्योर किया कि जो हमारे बीडीओ जो वहाँ पे परमानेंट थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि इनको पेंशन के लिए अप्लाई कराया जाए। इनको पेंशन जो विधवा विडो पेंशन जो होती है, वो इनको मिले। साथ ही साथ इनके जो बच्चे थे, उनको हमने इंश्योर किया कि जो ट्राइबल स्कूल हैं, उसमें हॉस्टल होते हैं, तो वहाँ पे इनको एनरोल कराया। और पीएम आवास योजना करके हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है, तो उसमें हमने इंश्योर किया कि इनको घर मिले। तो इस तरह से हमने उनको एक बेसिक चीज़ें जो हम अपनी तरफ से दे सकते थे, कि उनको बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। तो इंश्योर किया कि ये सारी चीज़ें उन्हें मिल जाएँ। ये चीज़ें एक बार में हो जाएँगी, तो फिर वो आगे के बारे में सोच सकते हैं कि नौकरी करनी है। अभी जैसे आपके पास में अगर परमानेंट घर नहीं है, तो आप घर से बहुत ज़्यादा दूर नौकरी करने भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपका खुले में सामान-वामान रखा हुआ है, आपके बच्चे खुले में हैं, कोई सेफ्टी नहीं है। तो एक बार आपका घर हो जाएगा, तो आप थोड़े से बेफ़िक्र हो जाएँगे। आप कहीं बाहर जाके जॉब कर सकते हैं। आप अच्छे कपड़े या अच्छी चीज़ें लेने के बारे में सोच सकते हैं। आप बेसिक चीज़ों के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि खाना कहाँ से आएगा, घर कैसे होगा। बच्चे एक बार एनरोल हो गए स्कूल में, तो बच्चों के लिए यूनिफ़ॉर्म मिलेगी वहाँ से, शूज़ वग़ैरह वहाँ से मिलेंगे, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी। तो ये जब चीज़ें आपकी दूर हो जाएँगी, तो आप और हायर चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा एफ़र्ट किया था। जैसे कि उस महिला की पूरी दुनिया ही आपने एकदम पलट दी। पहले किसी और दुनिया में थी और वैसे ही एक आपकी भी दुनिया एकदम पूरी तरह से बदल गई। एक सामान्य आदमी से सीधे एकदम आईएएस ऑफिसर अगर आप बन जाते हैं, तो फिर आप अपने पर्सनल लेवल पर किस-किस तरह के बदलाव महसूस करते हैं? अ, जैसे आप थोड़े से मतलब थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको एक्सपोज़र जैसे ट्रेनिंग में बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिला, अपने कंट्री को अच्छे से समझने का मौका मिला। तो खुद की पर्सनैलिटी में एक चेंज आता है। आपका जो एटीट्यूड है, वो एज़ ए सिविलियन ना होकर एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर आपका एटीट्यूड हो जाता है। आप जब कहीं भी जा रहे होते हैं, तो आप एक सिविलियन की तरह ना सोचकर एक प्रशासक की तरह सोचने लगते हैं। मतलब आपको देखकर लगता है, अगर कोई आपकी नज़रें जो होती हैं, वो हमेशा चैलेंजेज़ को ढूँढने लगती हैं कि यहाँ पर क्या समस्या है और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कहीं हिली एरिया में जाऊँगा, तो मेरा फ़ोकस रहेगा कि यहाँ पे टूरिज़्म कैसे बढ़ाया जा सकता है। लोकल जो लोग हैं, उनकी लाइवलीहुड को कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं, जो यहाँ पर मतलब गंदगी हो रही है या डिफ़ॉरेस्टेशन कहीं पर हो रहा है, तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो मतलब आपका दिमाग हमेशा चैलेंज ढूँढेगा और उस चैलेंज का सॉल्यूशन खोजेगा। ये आपका ओरिएंटेशन होने लगता है। और आपको हमेशा मतलब देखकर लगता है कि आप, क्योंकि आप कैपेबल हो चुके हैं। जब तक आप मतलब इस कैपेसिटी में नहीं थे, तो आप केवल सोचते थे कि मैं मतलब ऐसे अच्छा हो सकता है, वैसे अच्छा हो सकता है। पर क्योंकि अभी आपके पास में संसाधन भी हैं, आपके पास पावर भी है काम करने के लिए, आपके पास में एक्सेस भी है। आप जो प्रॉपर चैनल के थ्रू जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके सामने चीज़ों को रख सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी-सी मैच्योरिटी और ज़्यादा आने लगती है एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटर। परिवार के लोगों के क्या हाल-चाल हैं? परिवार के लोग सब अच्छे हैं और मतलब सब अच्छा फ़ील कर रहे हैं अभी होने के बाद में। सबको अच्छा लग रहा है। उनके लिए भी एकदम मतलब एक तरह से ये नई चीज़ें हैं। सुना पहले से सबने था कि आईएएस होता है, लेकिन एक्चुअल में चीज़ें क्या होती हैं, वो अब जानने को मिल रही हैं और उनकी लाइफ़ भी पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो रही है। आपकी अपनी ज़िंदगी में किसी और की दखल होने वाली है कि नहीं? यानी कि नहीं, शादी के नाम पे तो मतलब हँसी-सी आने लगी। वो अभी देखा जाएगा। अभी तो ख़ैर ट्रेनिंग पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में देखते हैं, जैसे घरवाले करते हैं। अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, पहले फ़ोकस यही है कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए और प्रॉपर मतलब जो एक एडमिनिस्ट्रेटर का जो पर्सपेक्टिव होता, वो प्रॉपर एक आ जाए। उसके बाद में थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आएगी, फिर देखते हैं पर्सनल लाइफ़ का। ये शानदार बातें हो रही थी 2023 बैच के आईएएस ऑफिसर पवन कुमार जी से, जिनका कैडर है उड़ीसा और रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर के रघुनाथपुर गांव के। किस तरह से वो पहले एकदम मशहूर हो गए थे और अपने ही काम की वजह से, अपनी ही पढ़ाई की वजह से।
तो पढ़ाई से पूरी दुनिया बदल जाती है और आपको भी अगर ऐसे ही बड़ा ऑफिसर बनना है तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। पवन जी की बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप और पर्सनल जानने की कोशिश करें तो मैं लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि उन्हें और आप बेहतर से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बातचीत का सिलसिला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप सब लोग अपना ख़्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।